मित्रों, सुबह सुबह आपको थोड़ा सा यहाँ आकर इंतजार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा याचना। बहुत अधिक बात नहीं करनी, हम समझते हैं कि आपका क्या मूड है और वातावरण का क्या मूड है। चुनाव का समय है और निश्चय ही उसी विषय की चर्चा लेकर के आपको भी रुचि रहेगी। जिस तरह से आप विषय लेना चाहेंगे उस प्रकार की हम वार्ता करेंगे। तो यदि प्रारंभिक कुछ कहना है तो मात्र इतना कि मुझे लगता है कि समय आ गया कि हम लोगों में जाकर के लोगों को ये समझाएं, बताएं और समझ भी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास बाकी तमाम देश की तरह यदि कोई विकल्प है तो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत को पिछले 8-9 वर्षों में विश्व पटल पर ला करके खड़ा कर दिया है और आज भारत का शुमार विश्व के प्रथम श्रेणी के देशों में किया जाता है। और न केवल इतना बल्कि सारा विश्व मोदी जी को सम्मान से देख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत से कई अपेक्षाएं विश्व को है। और इसलिए ये अनिवार्य बन जाता है कि हमारे प्रदेशों में भी उसी प्रकार की सरकार हो जिससे कि अनुकूलता बनी रहे, तालमेल बना रहे, ताकि जो अद्भुत योजनाएं लोकहित की, जनहित की, जो आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाएं वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों के लिए वो जिस प्रकार मोदी जी केंद्र में लागू करे वो पूरी की पूरी उसी प्रकार 100% प्रदेशों में भी उतर पाए। इसलिए उसी दल, उसी विचार की सरकार का होना हमारे लाभ में भी है और एक प्रकार से अनिवार्य भी है। आपने देखा होगा अनेकों ऐसी योजनाएं, यदि आप उदाहरण देने लगे, जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत घोषणा की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहुंचने में उनको 2-4 वर्ष लग गए क्योंकि उस समय सरकार उस प्रकार की अनुकूल नहीं थी। उज्ज्वला योजना थी हमारी और 2017 के बाद ही उसने ज्यादा गति पकड़ी, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1,37,000 परिवारों को उसका लाभ पहुंचा। तो जैसे कहा जाता है कि डबल इंजन, तो डबल इंजन का प्रमाण देते हुए यहां से भी मुख्यमंत्री ने गृहिणी योजना प्रारंभ की। जो बच गए थे घर, जो बच गए थे परिवार, वहां तक पहुंचाए तो लगभग 3 लाख और अतिरिक्त परिवार उसके लाभार्थी हुए। न्यूनतम पेंशन को लेकर के आपके मन में अनेकों धारणाएं आती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मोदी जी ने सरकार बनने के 26 मई 2014 को उनका शपथ हुआ है और सितंबर-अक्टूबर मास में न्यूनतम पेंशन 1,000 की घोषणा की। और ये कुछ ऐसे सुधार है जो मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुधार है, वास्तव में आर्थिक सुधार है। और न्यूनतम पेंशन जब 1,000 की, तो मुझे बड़े स्पष्ट तौर पर याद है कि हमको जिम्मेवारी दी गई देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के उसके कार्यक्रम करने की। तो उस कार्यक्रम के तहत मुझे चंडीगढ़ रहना था। हमारे साथ वहाँ की सांसद किरण खेर थी, हमारे यहाँ के सह प्रभारी संजय टंडन जी थे। तो जब वो चेक्स का वितरण होने लगा तो एक वयोवृद्ध माता आई और हमारे पैरों में गिर पड़ी। हम सब शर्मसार हुए। जब उन्हें उठाया तो कह लगे, बेटा तुम समझ नहीं सकते, मेरे पति का स्वर्गवास हुए 20 बरस गुजर गए और मात्र 35 रुपए की पेंशन, फैमिली पेंशन लेने के लिए प्रति माह पहली तारीख गांव से चल करके चंडीगढ़ आया करती थी। और वापस जाकर के मोदी जी से कहना कि यदि वो पहले आए होते तो मेरे जीवन की कथा कुछ भिन्न होती। अब वो न्यूनतम पेंशन लागू करने का भी काम यहाँ जयराम जी की सरकार के द्वारा हुआ है। और जो 80 वर्ष की आयु न्यूनतम का रखा गया था, एक सीमा रेखा, उसको भी कम करके 60 वर्ष किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस भाव से और जिस संवेदनशीलता से मोदी जी इस देश में अनेकों नए कदम भी उठा रहे हैं, नए निर्णय भी ले रहे हैं, क्रांतिकारी काम भी कर रहे हैं, उनको प्रदेश में उसी प्रकार से लाभ मिले, उसके लिए अनिवार्य है कि ये सरकार इसी प्रकार जारी रहे।
एक इंजन केंद्र से चला, दूसरा यहां से जुड़े, और ऐसे अनेकों उदाहरण है। आपका आयुष्मान भारत, अद्भुत योजना, लेकिन इसने भी गति 2017 के बाद पकड़ी। आज स्थिति यह है कि यदि आप आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश में ही लगभग 3 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है, उसमें से 1 लाख मरीजों ने इसका लाभ भी दे दिया, और उसके साथ साथ डबल इंजन ने हिम केयर योजना जोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 लाख और पंजीकरण हुए और 4 लाख मरीजों का लाभ पहुंचा। तो कोई भी योजना आप उठाएं जो जिस प्रकार से बाकी देश में लागू की गई, यहां भी की गई, और इसी प्रकार एक कार्यशैली बदलने का काम हुआ, क्योंकि ये परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है, धरती से जुड़ी हुई पार्टी है, धरती की धड़कन को समझती है, धरती की पीड़ा को समझती है। इसीलिए तो यहाँ यूपीए सरकार ने 250 रुपया झाड़ी रखी थी, इन्होंने बढ़ा करके 350 की, और ये वो सरकार है जो बिना भेदभाव के, क्योंकि मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया है। यदि उज्ज्वला के गैस मांगने हैं तो ये नहीं पूछा कि क्या आजाद है, कौन सा वर्ग है, कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है, कि ठाकुर है, कि ब्राह्मण है, कि दलित है, कि महाजन है। यदि उसकी आवश्यकता है तो वहां पहुंचाएंगे, और फिर जनता फैसला करेगी वोट किसको देना है। यानी वोट की राजनीति से उठ करके किस तरह से समर्पण के साथ सरकार काम कर सकती है। मोदी जी ने एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया है, और कोई नहीं चाहेगा आम व्यक्ति कि हम उससे अपने आप को वंचित रखें। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व है, भले हम विचारधारा से कुछ भी हो, कि हम देश हित के लिए और अगले 25 वर्ष में यदि हमने ये कल्पना की है कि भारत को विश्व पटल पर जाकर के खड़ा करना है, तो हमारे लिए अनिवार्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस विकास यात्रा का हिस्सा बने, और किस तरह से पूरी अनुकूलता के साथ इस प्रदेश का योगदान है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो विशेषकर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है, वो ये कि अगले 25 वर्षों में जब हम कहते हैं कि भारत विश्व की प्रथम श्रेणी में होगा, तो जो वैल्यू एडिशन होगी जो भारत की अर्थव्यवस्था में, वो हिमालयन राज्यों से होने वाली है, और उसमें हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भूमिका रहने वाली है, क्योंकि पिछले 70-75 वर्ष अधिकतर अर्थव्यवस्था में योगदान पश्चिम दक्षिण के राज्यों का रहा। जो हिमालय के हमारे अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज है, अपार संपत्ति, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, प्राथमिकता नहीं दी गई। अब जो स्टार्टअप्स की मूवमेंट शुरू की मोदी जी ने, तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये सारे का सारा एग्रीटेक स्टार्टअप का सरमाया इन पहाड़ों में, औषधियों को लेकर के, अन्य कई पदार्थों को लेकर के। और इसलिए जब अगले 25 वर्ष के उस भारत के निर्माण में और उस शताब्दी भारत के निर्माण में हिमालय की गोद में बसे अन्य राज्य करे, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश अपनी पर्याप्त भूमिका ना निभा पाए। तो मेरी ये विनम्र एक अपील भी है, जो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति के अंतरात्मा को छू सकती है। आगे जैसे आप कहेंगे हम वैसे वैसे आगे बढ़ाएंगे। जितेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, सिर्फ 68 सीट्स है। जिस प्रकार से भाजपा आक्रामक प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री जी के दौरे अभी आ रही है, तो ये क्या राज्य सरकार पे आपकी तरह भरोसा नहीं, मुझे लगता है ये प्रश्न तब प्रेरित होता है कि जब हमने पूरी तरह से अध्ययन न किया हो कि हमारी कार्यशैली क्या रही है प्रारंभ से। हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है 68 सीटों का, लेकिन हम ना भूलें कि जहां पंचायतों के चुनाव में वहां भी कूद के पड़े। ये एक कार्यकर्ता का संगठन है, यहाँ कोई छोटा बड़ा पदाधिकारी नहीं रहता, जिम्मेवारी बदलती रहती है। और आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायतों का हो, चाहे जिला परिषदों का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे एक प्रदेश में हो दूसरे प्रदेश, चाहे पूर्वोत्तर में हो दक्षिण में हो, प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें भाग लेता है। ये एक सामूहिक प्रयास का प्रमाण है इस पार्टी का, यही इस पार्टी की शनाख्त है, इसकी प्रतीक है। यहाँ एक परिवार की तरह कार्य किया जाता है। और ये यदि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर सभी नेता या सभी कार्यकर्ता आकर के भाग ले रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों से, तो ये केवल यहाँ पर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ऐसे ही होता है, गुजरात के चुनाव में भी ऐसा ही,
असम के चुनाव में शर्मा जी वहीं हमारे साथ ही थे, वहां पर भी ऐसा ही होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं समझता और कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। शायद कांग्रेस के जो हिमाचल प्रभारी है उनका कल ये कहना था कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है, कि हमने अपने जो नाराज लोग थे, बागी लोग थे, उनको मनाने में हम सफल हुए, जबकि भाजपा ऐसा नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है सर, ये जो माइंड गेम है, ये जो इस तरह का परसेप्शन है, ये चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, किसी भी चुनाव में कुछ एक लोग जिनको टिकट की अपेक्षा हो ना मिले, फिर कुछ एक इस प्रकार की का घटनाक्रम हो, ये बड़ी सामान्य बात होती है। कोई बहुत ज्यादा असाधारण परिस्थिति ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सदा विचार को लेकर के होता है, एक संकल्प और समर्पण को लेकर होता है। ये जो बात कह रही है कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अधिकतर जीवन सत्ता में गुजारा और परिवारवाद की राजनीति में गुजारा। आप कभी अनुमान लगाइएगा, गंभीरता से मंथन करिए। सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस दल की स्थापना की थी। कई वर्षों तक हमारी कहीं सरकार नहीं थी, न केंद्र न प्रदेशों में। भी हमारा कार्यकर्ता जिंदा रहा, हमारा दल जीतता रहा, न केवल दल जिंदा रहा बल्कि दल विकास करता रहा, क्योंकि ये संकल्प और सेवा को समर्पित पार्टी है, न कि सत्ता को। सत्ता हमें लोगों ने दी कि हाँ, इन्होंने अपनी सेवा, अपने समर्पण का परिचय दिया है, दीजिए इनको मौका दिया है। बल्कि कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए, 5 सालों सत्ता के बाहर रहते हुए इधर उधर घूम रहे हैं कि कहां जाए, इस दल में जाए, उस दल में, और हिसाब किताब गणित लगा रहे हैं, उस दल में जाए तो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इस दल में जाए तो मंत्री बनेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसी संस्कृति नहीं है, ना ही ऐसी कार्यप्रणाली है। इसीलिए तो जब हम कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, तो यही तो उसके पीछे के मूल विषय है। लोग जो बगावत पर खड़े हैं, एमएलए है, एक्स एमएलए है, एक्स मिनिस्टर का बेटा है, इस तरह से बगावत बहुत ज्यादा है। इस चीजों पर बगावत, इस ये वैधानिक है, उनकी नाराजगी जो है क्या? नहीं, ये ऐसा है कि ये बगावत का शब्द तो मीडिया ने दिया ना, कार्यकर्ता तो काम कर रहा है, पार्टी काम कर रही है, हमारे जो औपचारिक उम्मीदवार है वो भी काम कर रहे हैं। अब अगर कोई स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो लोकतंत्र का उत्सव है, दी मोर दी मेरियर। इसमें ऐसा है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। अब यदि कहीं पर कोई खड़ा हो जाता है तो हम उसको बगावत की संज्ञा दें तो ये भी न्याय नहीं रहेगा। सर, आपने उज्ज्वला योजना के बारे में जिक्र किया, तो उज्ज्वला योजना महंगाई के कारण दोबारा सिलेंडर्स लोग नहीं भरवा पाएंगे, मैक्सिमम लोगों ने दोबारा उसके सिलेंडर्स नहीं भरवा पाए। नहीं, कहीं कहीं इस प्रकार की सूचना आई है, लेकिन उसका भी समाधान किया जा रहा है। लेकिन अच्छा होगा हम पहले ये सोचे कि इस प्रकार की योजना की किसी ने कल्पना तो की 70-75 वर्ष बाद पहले, इतने प्रधानमंत्री हुए, इतने सरकारें, क्यों नहीं सोचा गया। अब आपने पेंशन की बात की तो पेंशन को लेकर के यहाँ विडंबना हो रही है। आपको मालूम है पेंशन को लेकर के पिछले 7-8 वर्षों में कितने सुधार हुए, अगर मैं 2-3 गिनवा दूं। उदाहरण के तौर पर बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के यूपीए सरकार के समय का एक कानून था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाए और फैमिली पेंशन जो नेक्स्ट ऑफ सक्सेशन में उसकी औलाद आए, तो अगर बेटी डिवोर्स्ड बेटी हो, तलाकशुदा बेटी हो, तो उसको तब तक फैमिली पेंशन की हकदार नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो अदालत से जजमेंट लेकर के ना आए कि तलाक हो चुका है। अब हमने देखा 20-20, 25-25 वर्ष गुजर जाती है, तलाक का फैसला नहीं होता। मोदी सरकार ने उसको बदल दिया, उसमें संशोधित कर दिया कि यदि तलाक की रिट दायर कर दी गई है तो बेटी भी हकदार रहेगी। इसी प्रकार दिव्यांगों के लिए फैमिली पेंशन बढ़ा दी गई। एक और बड़ा अद्भुत नियम था यूपीए सरकार का कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का स्वर्गवास 10 साल की सर्विस से पहले हो जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन नहीं मिलती।
अब ये आप बताइए, अगर कोई बेचारा मरने लगा तो उसको पूछा था क्या, उसको बताया था कि भाई तू 10 साल से पहले मर रहा है तो तेरे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, या यदि उसको पूछा नहीं तो क्या हक है कि आप उसको वंचित करें। इस सरकार ने उस नियम को खत्म कर दिया। कभी भी किसी का भी देहांत होता है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, उस समय वो जरूरतमंद। इस पार्टी ने संवेदना के साथ, जैसे साहिब ने कहा कि हमने जज्बात निभाए असूलों की जगह, जज्बात को संवेदना के साथ ये निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय पहले भी हो सकते थे। और ये वही सरकार है जिसने लगभग 1,500 पुराने नियम ऐसे समाप्त कर डाले जो बाधा बनते थे किसी न किसी प्रकार से, या जो जनहित में नहीं थे, या जो समय गुजरने के साथ साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, अपनी जवाबियत खो बैठे। सर, आप पेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इशू है ओपीएस, ओल्ड पेंशन। मैं इसीलिए पेंशन की बात कर रहा था कि आप उस पे आए। उसमें आपके एक नेता ने 2 दिन पहले बोला कि कोई कमेटी फॉर्म की। इज इट सो? ऐसा है कि नहीं? नहीं, ऐसा है कि ये विषय व्यापक है। सबसे पहले देखिए, अब चूंकि हम एक राजनीतिक चर्चा में बैठे हैं, ये ओपीएस की पद्धति प्रणाली हिमाचल में अडॉप्ट किसने की? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जब ये अडॉप्ट की गई, जब कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सरकार थी, तब कितने मित्रों ने उनको प्रश्न किया, क्यों नहीं किया? इसका विश्लेषण कौन करेगा? कौन इतिहासकार इसका एनालिसिस करेगा? फिर उसके बाद 2013 में आपकी फिर से सरकार आई है कांग्रेस की। अगर इसमें इतनी तकलीफ थी तो उसको बदला क्यों नहीं? यानी अपनाया भी आपने, मजबूत भी आपने किया, नहीं बदलने का फैसला भी आपने किया, और भारतीय जनता पार्टी के गले में घंटी डाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले किए गए पापों का प्रायश्चित करने को भी तैयार है। इसलिए यदि इसका कोई समाधान निकलेगा तो ये मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में ही निकलेगा। सर आपके भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इस बार टिकट आवंटन सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफी प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि टिकट आवंटन के पीछे भाजपा की क्या सोच है? भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पार्टी है। ये कोई परिवारवाद पार्टी नहीं है कि जहां पर खाना परोसते, भोजन परोसते, रसोई घर में फैसला होता है कि बाप कहता है मेरी चॉइस की 2 कैंडिडेट, बेटी कहती है 2 चॉइस मेरे, और माँ कहती है। यहाँ एक प्रक्रिया है, जब नामों की सूची जाती है, जिला से जाती है, प्रदेश तक जाती है, प्रदेश से होते 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 फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहां तक जाती है। तो इस प्रकार से इस पर प्रश्न चिन्ह इतना आसानी से लगाना। टिकट काटे हैं और भाजपा कह रही है कि उम्र का क्राइटेरिया होता है, विशाल नेता तो यंग थे फिर भी टिकट काटती पार्टी ये कहकर वोट ले रही है कि डबल इंजन की सरकार काम पर वोट देती है। अगर काम पर वोट देती तो फिर जो 12 एमएलए उन्होंने काम नहीं किए थे। नहीं, इसमें ऐसा है कि आप एक क्राइटेरिया बात कर रहे हैं उम्र का, एक नहीं है, इसमें बहुत से हैं। अब जैसे आपको पत्रकारिता में नौकरी मिली, आपकी उम्र भी उन्होंने पूछी होगी, यकीनन कहा होगा 55 से नीचे है कि नहीं। फिर साथ में ये भी पूछा होगा कि पहले कहाँ काम करके आए। आपने कहा होगा मैं 5 चैनलें छोड़ के आया हूँ, तो आपका अनुभव काउंट हो गया। अगर आप कहते नहीं मुझे 5वीं चैनल से निकाला गया था तो अनुभव काउंट नहीं हुआ। तो सारी चीजों का यहाँ सर्वे किया जाता है, बड़ा प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है जैसे आपका बड़ा प्रोफेशनल तरीका है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रोफेशनल। मात्र एक क्राइटेरिया को लेकर के आप उसकी विडंबना में मत फंस जाए। ओपीएस में वापस आते हैं, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ लागू किया। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने वो लागू किया और उन्होंने वर्ल्ड बैंक के दबाव में वो लागू किया, इंडिया में करवाया था। तो इसका दोषी फिर कांग्रेस कैसे होगी? और दूसरा पाप का प्रायश्चित करने की बात की आपने, किसके पाप की आप बात कर रहे हैं? कांग्रेस के पाप को या उस टाइम जो केंद्र सरकार है उसके पाप? नहीं, जो कांग्रेस के पाप है वो प्रायश्चित हो ही रहे। ये जो न्यूनतम पेंशन है ये भी तो लगी, ये जो दूसरे पेंशन के रिफॉर्म है ये भी तो इसी सरकार ने लाए, मोदी जी के होते हुए। कांग्रेस इस विषय पर एकदम क्लियर है, उन्होंने गारंटी दे दी, उन्होंने बोल दिया कि पहली कैबिनेट में डिसीजन हो जाएगा ओपीएस पर। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, अगर जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे, अगर पिछले रिकॉर्ड का ही जायजा लेना है तो उनसे पहले पूछिए पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया, कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई। हम हमारे जो प्रवक्ता लोग हैं, हमारे जो मीडिया सेल है, पूरा शोध करने वाला सेल है। मैं चाहूंगा कि कल तक आपको आंकड़े भी हम दे देंगे
कि पिछले 5 सालों में 2013 से 17 तक कितनी कैबिनेट मीटिंगें हुई हैं। अगर उतनी कैबिनेट मीटिंगों में नहीं हुई तो क्या गारंटी कि एक में हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व सरकार एक अनुशासनबद्ध सरकार है। इसकी चेक्स एंड बैलेंसेस है, स्क्रूटनी होती है, मॉनिटरिंग होती है मल्टीपल लेवल पर, और जो कहते हैं वो करते हैं। अभी मोदी जी ने जैसे कहा था 10 लाख नौकरियां, तो यहीं से शुरू हुआ था, कुछ के जी ऐसे ही कह गए, लेकिन उसका क्रम शुरू हो गया। 75,000 की पहले नियुक्ति पत्र भी जारी हो गए और कुछ एक महीनों में वो भी आंकड़ा पूरा हो जाएगा। सर हाँ, हिमाचल प्रदेश चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट था तो उस दिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। ओपीएस पर स्पष्ट बात बीजेपी की है। इसमें ऐसा है कि इस पे संवेदनशीलता के साथ ही निर्णय होगा। इसमें दोनों पक्ष हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में, कुछ लोग उसके पक्ष में, जो भी, क्योंकि अंततः इसका उद्देश्य ये है कि आम आदमी का भला हो, कर्मचारी का भला हो, उसकी अनुकूलता से हो। जिस प्रकार से बाकी के फैसले संवेदना से लिए गए हैं, इसमें भी लिया जाएगा, जो सर्वसम्मति से होगा और जो एक मध्य का रास्ता होगा। सर कुल 68 सीटें, 21 पर विरोधी हैं, पार्टी के विरोधी हैं। 5-6 सीटों पर जो प्रत्याशी दिए हैं वो सार्वजनिक मंचों पर रो रहे हैं। तो अब आप ये बताएं कि कितनी सीटें चुनें। आपने ये प्रश्न ऐसे किया जैसे कि मतलब 21 तो हार गए। यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट असम्पशन। क्या हार गए क्या? तो फिर आप ये सोच के सवाल कर रहे हैं कि 21 तो हार गए, अब बाकी का क्या होगा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता रोता भी है ना, तो ये समझता है कि परिवार के भीतर ही मुझे रोना है। तो वो एक परिवार में ऐसा होता रहता है, रोना भी है, हंसना भी है, कुल मिला के ये उत्सव का माहौल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं कार्यकर्ता को लगता है कि शायद मैं हकदार था, मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात कह दूं, मैं भी कई वर्षों से और बुरे समय से भी गुजरे, हमारी टिकटें कटी भी हैं, मिली भी हैं। बाद में उसी कार्यकर्ता को कभी कभी समझ आता है कि शायद मेरा इसी में भला था कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, मेरे किसी और जिम्मेवारी के लिए रखा गया। और ये इतना बड़ा संगठन है कि इसमें मात्र टिकट मिलने से ही काम हो, ये भी धारणा गलत है। सर कितनी जीतेंगे ये बताएं सर। वो अपने घर में, गृह जिला में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से वो चुनाव लड़ते थे विधानसभा में, वहाँ पर तो वो बगावत को रोक नहीं पाए। नहीं, ऐसा है, आप जिसको बगावत कहते हैं वो तो आपकी परिभाषा है ना। कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं ना वहां पे। आप एक बात समझिए, आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये बगावत है, ये सीट हार गए, उसके आगे की बात कर रहे हैं। अभी हम उस चर्चा को बाद में करेंगे ना। वो तो 8 दिसंबर के बाद चर्चा होगी। आप 8 दिसंबर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार है वहां कि नहीं है? वो भी नहीं है कि नहीं है ना? तो वही है हमारा कैंडिडेट और वो जीतेगा। क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का नुकसान भाजपा को होगा? जिस तरह से नेता जैसे प्रेम कुमार धूमल जी हैं, उनको जिस तरह से एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, पार्टी का नुकसान होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि मीडिया में चर्चा के लिए ऐसा विषय होना चाहिए, मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, जहां जिन राज्यों में भाजपा शासित सरकारें हैं, एक सवाल और उठने लगा है कि वो अब केंद्र के दबाव में मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं, स्वतंत्र फैसले नहीं कर पाते हैं। जहां जहां भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जहां जहां जिस काबिल व्यक्ति को भी केवल टिकट मिलना चाहिए, या तो उसका टिकट बदला जा ये ऐसा है, या फिर सक्रिय राजनीति से हटाने के लिए क्या केंद्रीय नेतृत्व इतनी हिम्मत नहीं रखता कि जिसको आप चुनाव लड़ाना नहीं चाहते उसको आप सीधा मना कर दीजिए कि अब आप घर बैठे आपको हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, फिर सीट बदलकर हरवाने वाला ये जो नया ट्रैक भाजपा चला रही है, ये किसी? देखिए, ये आपने कहा, लेकिन अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि मैं दबाव में हूँ। तो आप बताइए इसका क्या होता है? ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं एक धारणा के तहत कर रहे हैं। सर, आपने एक और बात कही कि वो लोग बागी नहीं है, तो अब आप कल कहेंगे कि मैं भी दबाव में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा। अगर आप कहें तो आपको। सर, आप कह रहे हैं कि वो लोग बागी भी नहीं है, तो आप उनको क्या नाम देंगे? कोई नहीं, हमारा कार्यकर्ता जो है औपचारिक